हेलो मेरे दोस्तों, इंस्टीट्यूट की तरफ से एक लास्ट एंड फाइनल क्लैरिफिकेशन दे दी है इंस्टीट्यूट ने। वो स्टूडेंट जो दिसंबर 21 एग्ज़ाम दे रहे हैं, सीएमए इंटर और फाइनल वाले बच्चे, और एक बिग रिलीफ कह सकते हैं जो सीएमए स्टूडेंट को मिला। जो सीएमए स्टूडेंट्स की डिमांड थी इतनी टाइम से कि भाई जो प्रॉब्लम आ रही थी उससे काफ़ी अच्छा रिलीफ दिया गया है। फिर भी कुछ हद तक रिलीफ आपको मिल गया है। अगर इसी में एग्ज़ाम देना है तो ये रिलीफ मिलना चाहिए था। अब देखो क्या इंस्टीट्यूट की तरफ से क्लैरिफिकेशन आई है। इंस्टीट्यूट की तरफ से क्या क्लैरिफिकेशन आई है, ज़रा वो ध्यान देते हैं। ठीक है जी? एक एक करके पढ़ेंगे, सारे इंपॉर्टेंट है। मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या लिखा है, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान देनी है वो भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है? सबसे पहले लिखा है स्टूडेंट मस्ट फिनिश एंड सबमिट देयर एग्जामिनेशन इन 180 मिनट्स। मतलब आपको 3 घंटे ही मिलेंगे और 3 घंटे से आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगे। सेकंड पॉइंट में लिखा है कि आपके पास सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन है। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट है वो यहाँ पर दे रखा है, हाईलाइट भी कर रखा है। आते हैं उस पे भी, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। अभी मुझे लगता है कि बहुत स्टूडेंट ने अभी पूरा नहीं पढ़ा है अच्छे से। पढ़ लो एक बार, मैं बता देता हूँ और क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी। सेक्शन ए जो हमारा है वो 20 मार्क्स का रहने वाला है। अब 20 मार्क्स के सेक्शन के अंदर क्या होंगे, हमारे पास एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 एमसीक्यू होंगे। हर एक क्वेश्चन 20 नंबर का, 20 एक नंबर का होगा और 20 क्वेश्चन होंगे। मतलब 20 क्वेश्चन होंगे जिसमें 4-4 ऑप्शन रहने वाले हैं हमारे पास। आपको टिक लगाना है और कोई भी आपको एक्स्ट्रा उसके अंदर एक्सप्लेनेशन नहीं करनी। टिक लगाओ, 1 नंबर लो। सेक्शन बी हमारा 20 नंबर का है। उसके अंदर आपको वन वर्ड आंसर होता है, उसके अंदर आपको टाइप करना है आंसर। फिल इन द ब्लैंक स्टॉप पर आएगा, उस क्वेश्चन के आपको क्वेश्चन दिया होगा, फिलअप करके उसको आपको आंसर देना है। यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर ऑल क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, ईच क्वेश्चन फॉलो बाय स्पेस। एक स्पेस होगा, उसके अंदर आपको टाइप करना होगा। कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। आपको एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, जैसे फिलअप होता है, फिलअप के अंदर उसको भर देना है और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। तो ये 40 मार्क्स आपके कवर हो जाते हैं अगर आप फिलअप और एमसीक्यू पे ध्यान देते हैं। पूरे स्टडी मटेरियल के सारी बातें कवर हो जाएगी। सेक्शन सी और सेक्शन डी में बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। सेक्शन सी में लिखा है, सेक्शन सी हमारा 48 मार्क्स का है। अब इस सेक्शन के अंदर आपके पास 6 क्वेश्चन है और 6 में से आपको 5 करने हैं। इस सेक्शन में 6 क्वेश्चन है और 6 में से आपको 4 करने हैं। सॉरी। इस सेक्शन के अंदर आपको 6 क्वेश्चन दे रखे होंगे, 48 मार्क्स का है, 4 क्वेश्चन करने हैं। अगर 4 क्वेश्चन करने हैं और 48 मार्क्स का है दोस्तों, तो एक क्वेश्चन 12 नंबर का होगा, तभी तो 48 मार्क्स का होगा। 6 क्वेश्चन होंगे, 4 करने होंगे, कोई से भी 4 आप कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन लिखिए, इधर ध्यान दीजिए, ब्लैक पॉइंट में भी लिखा है। वो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट कह रहा है कि इसको पढ़ के जाइए। 6 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है जी? 4 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 12 नंबर का होगा। ईच क्वेश्चन इज कंसिस्ट ऑफ सब क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन के छोटे-छोटे क्वेश्चन होंगे, फॉलोड बाय द स्पेस। उन क्वेश्चनों में स्पेस होगा। वेयर यू आर रिक्वायर्ड टू टाइप योर आंसर अलोंग विद द एडवोकेट रीजन एंड वर्किंग इन बिलीफ। और यहाँ पर इस पॉइंट में देखा है कि आपको वर्किंग लिखना चाहिए था, पर एक पॉइंट यहाँ पर और ऐड कर दिया है। वो वर्किंग कैसे देना है, वो जो ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन देना है, वर्किंग नोट बनाना है, वो कैसे बनाना है, वो उसके बारे में नीचे दिया है 6ठे पॉइंट में। इन सपोर्ट योर आंसर you are required to write a short note or any 4 out of 5 question, 4 out of 5 क्वेश्चन इन क्वेश्चन नंबर 6 इफ अटेम्प्टिंग। कह रहा है अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करना चाहते हो, क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो उसके अंदर आप शॉर्ट नोट लिख सकते हो। ये आपसे कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा वो थ्योरी क्वेश्चन होगा, उसमें आप शॉर्ट नोट लिख सकते हैं। सेक्शन डी हमारा है 12 मार्क्स का। सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्शन सी को क्रैक करना। 4 क्वेश्चन ऐसे पकड़ो 6 में से जो आप इजीली जल्दी कर पाओ, और जल्दी करने के साथ साथ उसको आप अच्छे मार्क्स ला पाओ। तो ये अगर सेक्शन सी कवर हो गया तो आप तो पास हो गए, क्योंकि सेक्शन ए और सेक्शन बी में कुछ तो लिख कर आओगे। अगर 40-20 में से अगर आपके 15 सही हो जाते हो और इसमें से 20 में से 15, तो 30 यहाँ हो गई। 48 में से आपको 30 और लाने, एग्जाम्शन आ जाएगी पूरी। सारा सेक्शन यहीं कवर कर लीजिए आप। इन 2 पे फोकस कर लेना। सेक्शन डी आपका है 12 मार्क्स का। सेक्शन डी आपके पास कितना मार्क्स का है? 12 मार्क्स का है। यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर ऑल क्वेश्चन विद सब क्वेश्चन इन दिस सेक्शन। इस सेक्शन के अंदर कोई भी चॉइस नहीं है। जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको सभी का इसका आंसर देना है। आपने एमटीपी पे देखा होगा किस तरीके से क्वेश्चन आता है सेक्शन डी के अंदर। कोई भी एमसीक्यू नहीं है, हर एक क्वेश्चन के सब क्वेश्चन होंगे। वही कह रहा है कि आपको एक एडवोकेट रीजन देना है, वर्किंग बनाना है ब्रीफ में, और सपोर्ट ऑफ योर देयर आंसर। अब ये वाली लाइन पढ़ेंगे तो ये वाली लाइन काफी अच्छी लाइन है। स्टूडेंट मस्ट राइट ओनली की एंड फाइनल आंसर इन अ गिवन आंसर बॉक्स फॉर अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है अकाउंट आपका प्रैक्टिकल है, कॉस्ट आपका प्रैक्टिकल है, ओएमएसएम प्रैक्टिकल है, फाइनल में प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अंदर आपको सिर्फ फाइनल आंसर लेना है। की आंसर जो होता है, मेन आंसर जो होता है वो लेना है। वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है। रिफर द आंसर बॉक्स इन अपलोडिंग इन एमटीपी। एमटीपी के अंदर जो बॉक्स दिया रखा है ना आंसर का, उस आंसर में आपको फाइनल आंसर टाइप कर देना है। वर्किंग सो इन अपलोड एमटीपी।
Working so in uploaded MTP in a PDF file for a practical question have been exhibited for the convenience of the student to understand the process to arrive the की आंसर। जो आपने मेन आंसर लाए हो उस मेन आंसर कैसे आया है, इसके लिए आप वर्किंग नोट बनाते थे अकाउंट्स में, कॉस्टिंग के अंदर। वर्किंग नोट आपको पीडीएफ फाइल पे अपलोड करनी होगी। ये आप नहीं करोगे, आपको फोन नहीं ले जाना दोस्त, आप कोई फोन अलाउड नहीं होगा वहां पर। आप तो आपको एक एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपको एक सेपरेट सीट दी जाएगी, उस सेपरेट सीट के अंदर आप अपनी वर्किंग नोट बना लेना और वर्किंग नोट बनाने के बाद उसको अपलोड कर देना। ठीक है जी। सेल रफ सीट सेल बी हैंड ओवर टू द इन्विजिलेटर एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन। एग्जामिन के बाद जो आपकी सीट जिस पर आपने वर्किंग नोट बनाया होगा उन सीट का आपने वो करना है, थ्रेड लगाकर बंद करना है और उसको हैंड ओवर कर देना है एग्जामिनेशन को, इन्विजिलेटर को जो आपको देख रहा है उसको हैंड ओवर कर देना। अपलोडिंग का काम या तो वो कर देंगे या आपके साथ बैठ के कर देंगे, वो आप देखेंगे। द रफ सीट सेल बी द पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन रिकॉर्ड। रफ सीट आपका एग्जाम का पार्ट होगा। ऐसे ही मत करके आना है, जैसे मानते जैसे पेपर होता है ना, तो पेपर जैसे दोगे तो पेपर देने पे वर्किंग नोट बिल्कुल प्रॉपर क्लियरली लिखा होता है ना, वैसे ही आपको बनाना है प्रॉपर क्लियरली, क्योंकि वो एक एग्जाम का पार्ट है। उसी को देखकर एग्जामिनेशन जो फाइनल आंसर आपने पुट करा होगा, बॉक्स में टाइप करा होगा, वो आप करोगे। अरे मेरे को ये समझ नहीं आया, जब इतना सब आप एग्जामिनेशन हॉल पे बुला ही रहे हो, ठीक है, उसके बाद आपने वर्किंग नोट के लिए आपने आंसर भी रफ सीट भी निकाल दिया, एक मेन आंसर करने के लिए क्यों बोल रहे हो? मेरे को तो ये आज तक भी समझ नहीं आ रहा ये कैसा ग्लोबल है, ये मुझे अभी समझ में आया। अब भाई वर्किंग नोट आप खुद समझदार है, आप एग्जामिनेशन हॉल पे बुला रहे हैं, ठीक है जी, ठीक है, एग्जामिनेशन हॉल पे बुला रहे हैं, उसके बाद आपकी पेपर भी लगेगी, पेपर सीट भी लगेगी, ठीक है जी, थ्रेड भी लगेगा, उसमें लिखने का भी होगा, पेन पेपर भी ले आना पड़ेगा, फिर उसको अपलोडिंग करने का अलग तरीका, वो जो चलो वो आप कर लोगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। जब आप एग्जामिनेशन हॉल पे जा ही रहे हैं, आपको रफ सीट मिल रही है, आपको सीट मिल रही है, उसमें आपको लिखना भी है, तो यार फाइनल आंसर टाइप करने की क्या ही जरूरत है, उसको भी लिखवा ही लो ना। मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा इंस्टीट्यूट करना क्या चाहता है। इसलिए मैं थोड़े दिन तक शांति बैठा था कि यार क्या ही बोलूँ अब इसके अंदर, जब इंस्टीट्यूट मानने को ही राजी नहीं है। चलो भैया इतने सब बोलने के बाद कुछ तो रिलीफ दे दिया, पर मुझे जहाँ तक इंस्टीट्यूट को ये कहना है कि भैया आप ऐसा मत करिए, छोड़ो ग्लोबल वोबल, आप पैसे ऑफलाइन कर लीजिए, जो ग्लोबल करना है वो वहीं कर लीजिए, जो ग्लोबली करना है ये ऑफलाइन कर दीजिए आप। आने वाले टाइम में ये हो गया तो हो गया, जैसे जैसे हो जाएगा, पर आने वाले टाइम में ग्लोबल कर दो। पता हकीकत बात क्या है दोस्तों? हकीकत बात यह है कि बहुत सारे बच्चे ये ऑनलाइन एग्जाम के चक्कर में ना ऑप्ट आउट ऑप्शन सेलेक्ट कर चुके हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, इनमें से आप भी होंगे जिसमें जो ऑप्ट आउट सेलेक्ट कर लिया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ने इस ऑनलाइन एग्जामिनेशन के चक्कर में अपना साल बर्बाद पे बर्बाद करे जा रहे हैं, डिमोटिवेट हो ही जा रहे हैं, और उन्होंने ऑप्ट आउट सेलेक्ट कर लिया। उनको लगता है कि यार जो चीज़ हमने प्रैक्टिकली करने के लिए हमसे नहीं हो पा रही यार टाइपिंग, हर किसी की बस की नहीं है टाइपिंग करना यार, हर किसी की बस की नहीं है, वो नहीं कर पाएगा, वो ये उस उम्मीद में है। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने ऑप्ट आउट लिया है वो इस उम्मीद में है कि आने वाले टाइम के अंदर शायद ये ऑफलाइन हो जाए, शायद ऑफलाइन हो जाए। उनका भी सोचिए थोड़ा, बहुत सारे बच्चे ऑप्ट आउट ले चुके हैं सिर्फ इस उम्मीद में, और आप ये क्लैरिफिकेशन अब दे रहे हो जो ऑप्ट आउट दे दिया। ऑप्ट आउट आपने पहले निकाल दिया, क्लैरिफिकेशन इतना बोलने के बाद जो सभी फैकल्टी बोल रही है, सभी स्टूडेंट बोल रहे हैं, इतना सब चल रहा है ट्विटर पे, बड़ी लड़ाइयाँ चल रही है सीएमए इंस्टीट्यूट के खिलाफ, तब जाकर आप ये क्लैरिफिकेशन दे रहे हो, और बच्चा ऑप्ट आउट पहले ले चुका। अगर बच्चे को पता होता कि यार ये क्लैरिफिकेशन आने वाली, वो ऑप्ट आउट लेता ही नहीं भाई, है ना। वो तो इस डर से ऑप्ट आउट ले गया कि भैया जो वर्किंग नोट आपने डिटेल में एक्सप्लेन करके बताओ, वो टाइप करता रह जाएगा, वर्किंग नोट बनाए कैसे भाई? समझ में आ रहा? ये तो बहुत गलत हुआ ना, उन स्टूडेंट के साथ गलत हो गया जिन्होंने ऑप्ट आउट ले चुका। अब अगर मान लो उनका मन दोबारा है कि यार ये तो सही आ गया, मैं कर सकता हूँ, अब वो कैसे करेगा? अब लाओ दोबारा डिमांड करो, ऑप्ट आउट स्कीम को वापसी खोला जाए, जिन बच्चों को ऑप्ट आउट बैक करनी है वो बैक करे। अब आप ये क्लैरिफिकेशन टुकड़ों में दोगे तो कैसे चलेगा? पहले आप एमटीपी रिलीज करते हैं, उसके बाद फिर एक क्लैरिफिकेशन आती है, अब ये क्लैरिफिकेशन आ गई, ऐसी क्लैरिफिकेशन देते जाइए और ऑप्ट आउट स्कीम पहले सेलेक्ट करवा लीजिए। ये बहुत अच्छा तरीका है। नहीं, प्रोफेशनल लोग बैठे हैं सर वहाँ पर, मैं आपको बता रहा हूँ, सभी स्टूडेंट को बता रहा हूँ जो वीडियो देख रहा है, और जो फैकल्टी मेंबर है, वो जो फैकल्टी देख रही है, सभी को बता रहा हूँ, आप सभी जानते हैं कि वहाँ प्रोफेशनल, ये क्या ही प्रोफेशनल है। चलो ठीक है, आपने बच्चों को रिलीफ दिया, वो बच्चा जो ऑप्ट आउट ले चुका उसका क्या? अब लाओ सर दोबारा खोलो उसको, आप दोबारा खोलो, क्या पता बच्चा देना चाहता हो भाई, कब से प्रैक्टिस करके बैठा हुआ है वो,
एक अटेम्प्ट तो छूट चुका है जून वाला, वो कब से प्रैक्टिस 8 8 9 9 9 10 10 महीने हो चुके उसको प्रैक्टिस करते करते, उसको पूरा आता है, बस इस डर से नहीं दे रहा क्योंकि भैया टाइप करना पड़ेगा और वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। अब आपने एक क्लैरिफिकेशन लिखा है कि वर्किंग नोट को आप क्लियरली अटैच कर देना पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर और आप फाइनल आंसर डाल देना। अब वो देना चाहता है, अब खुलवाओ, आप दोबारा डिमांड करो, ऑप्ट आउट स्कीम दोबारा खुलवाओ और जो ऑप्ट आउट बैक करना चाहते हैं वो कर ले। यही चलता रहेगा, एक बार ऑप्ट आउट हो, एक बार ऑप्ट आउट बैक होगा, एक अब खोलेगा नहीं इंस्टीट्यूट की तरफ से, अब इसमें फिर हंगामा करना पड़ेगा, फिर वीडियो डालते जाओ कि ऑप्ट आउट स्कीम को दोबारा खुलवाओ, दोबारा खुलवाओ। भाई जो ऑप्ट आउट ले चुके हैं अब उनके लिए ऑप्ट आउट स्कीम दोबारा खुलवाओ, ये बड़ा दिक्कत है। स्टूडेंट शुड, ये इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट मस्ट रीड द सेक्शन सी। स्टूडेंट जब सेक्शन सी रीड करेगा बिफोर आंसरिंग ओनली 4 क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय द स्टूडेंट। कह रहा है सेक्शन सी रीड करने से पहले आप ये देख लेना 6 क्वेश्चन है, उसमें से 4 ही का ही जवाब देना है। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देयर शुड बी, जो आंसर आप देना चाहते हैं उस आंसर के आगे एक बॉक्स होगा, उस पर टिक करना जरूरी है। मतलब आपने आंसर दे दिया और आपने उस बॉक्स पे टिक नहीं करा था, तो जब आप सबमिट का बटन क्लिक करेंगे जो आंसर आपने दिया था जिस पे टिक नहीं कराना बॉक्स में, वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। ये समझ पड़ा आपने? बहुत सारे स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा होगा। देयर शुड बी मोर केयरफुल इन सिलेक्टिंग फॉर देयर 4 क्वेश्चन। जब आप 4 क्वेश्चन सेलेक्ट करोगे ना 6 में से, तो केयरफुल हो जाना। और केयरफुल क्या होना है, द आंसर द स्टूडेंट मस्ट टिक इन चेक बॉक्स व्हाइल सेलेक्टिंग द क्वेश्चन टू द आंसर। जिस क्वेश्चन का आप आंसर देना चाहते हैं उस क्वेश्चन के आगे एक बॉक्स होगा, उस पर टिक करना जरूरी है, माउस ले आके टिक कर देना। और अगर आपने वो टिक नहीं करा ना और आपने 12 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल ठीक करा है और टिक करना भूल गए वहां पर, जैसे सबमिट बटन क्लिक करोगे वो ऑटोमेटिक उड़ जाएगा क्वेश्चन, जिस इस पे टिक करा होगा वही सेव होगा, बाकी उड़ जाएगा। बताओ, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसलिए पूरी वीडियो देखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन सेव नेक्स्ट, an untick check box will reset and delete all save answer of the concerned question। और अगर आपने किसी बॉक्स का आंसर दिया, किसी क्वेश्चन का आंसर दिया और आप टिक करना भूल गए, तो बस वो क्वेश्चन गया तो गया, अब आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे ही आपने सबमिट बिल पर क्लिक करा वो सारे क्वेश्चन उड़ जाएंगे जिस पर अनटिक हो रखा है और जो टिक है वही सेव होगा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंस्टीट्यूट ने हाईलाइट भी कर रखी है। इन सेक्शन सी ईच क्वेश्चन कंसिस्टिंग सब क्वेश्चन, सेक्शन सी के अंदर एक क्वेश्चन के अंदर सब क्वेश्चन होंगे, उन सब क्वेश्चन का आपको आंसर देना होगा। 9th पॉइंट भी एक इंपॉर्टेंट है, बच्चे को बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई कैंडिडेट विल सबमिट ईच क्वेश्चन इनिशियली टुगल ऑन वन सेक्शन टू अनदर सेक्शन। भाई आप इजीली, आपको सेक्शन ए नहीं करना, बी नहीं करना, सी पहले करना है, सी कर लो, फिर बी पे आ जाओ, फिर डी पे चले जाओ, फिर ए पे, मतलब आपस में चेंज कर सकते हो, कोई भी बाउंडेशन नहीं है और कोई भी सेक्शन में कोई भी टाइम लिमिट नहीं दे रखी, ठीक है। टोगल वन सेक्शन टू अनदर सेक्शन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम। 180 मिनट के अंदर आप जो उनसे सेक्शन जब करना चाहो तब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। द सेक्शन वाइज सबमिशन इज नॉट फाइनल सबमिशन। सेक्शन वाइज सबमिशन फाइनल सबमिशन नहीं माना जाएगा। अगर आपने सेक्शन सी कर लिया पूरा और उसको सबमिट कर दिया तो वो फाइनल सबमिशन नहीं माना जाएगा। सेक्शन बी पे आओ, उसको भी सबमिट करो, सेक्शन ए पे जाओ, उसको भी सबमिट करो, या सेक्शन डी पे जाओ, जब सारे सेक्शन हो जाए तब आपका जो लास्ट सबमिट बटन होगा वो आपका फाइनल सबमिशन होगा। तो मतलब स्टूडेंट कह रहा है कि भाई मैं सेक्शन सी कर रहा था और मैंने सबमिट कर दिया, तो फाइनल सबमिशन नहीं होगा। सेक्शन बी कर लो, सेक्शन ए कर लो, सेक्शन डी कर लो, जब पूरे कर लोगे तो फाइनल सबमिशन हो जाएगा, आपका बटन आएगा, वहां क्लिक कर। कैंडिडेट कैन रिव्यू चेंज इन आंसर, किसी भी टाइम अपने क्वेश्चन को रिव्यू कर सकता है, पूरा आंसर को चेंज कर सकता है, अनटिक बॉक्स को टिक लगा सकता है, कुछ भी कर सकता है बिफोर फाइनल सबमिशन। फाइनल सबमिशन तभी करना जब आपका सारे चीजें हो जाए। इसके बाद द स्टूडेंट कैन यूज वर्किंग रफ सीट फॉर वर्किंग फॉर रफ वर्क ओनली। स्टूडेंट को रफ सीट पर दी जाएगी वर्किंग करने के लिए और कुछ करने के लिए। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग एग्जामिनेशन, कैंडिडेट मस्ट केयरफुली क्लिकिंग द रिसेट बटन। अगर कैंडिडेट ने रिसेट बटन पे क्लिक कर दिया, उसने 180 घंटे में 100 घंटे पेपर दिया और गलती से उसका रिसेट बटन पे क्लिक हो गया तो गया वो सारा, जितना सब लिखा था सब उड़ गया वो। तो रिसेट बटन को देखना ही मत। रिसेट बटन जब दिखे तो आपको देखना ही नहीं है उसको क्या है, भाई आपने जो लिखा होगा सारा डिलीट हो जाएगा वो, ठीक है जी। तो कैंडिडेट मस्ट केयरफुल बाय क्लिकिंग द रिसेट बटन। रिसेट बटन को क्लिक मत करना, ये तब क्लिक करना चाहिए आपने भाई पहला आंसर कर दिया, पहले आंसर गलत हो गया तो रिसेट पे क्लिक कर दो, उड़ गया सारा, दोबारा करने लग जाओ। 100 घंटे 100 मिनट काम करने के बाद आप रिसेट पे क्लिक कर दो, 100 का 100 उड़ जाएगा। वंस यू क्लिक द रिसेट बटन द एंटायर आंसर विल बी डिलीटेड। द सबमिट बटन विल बी एक्टिवेट आफ्टर 1 आवर ऑफ द एग्जामिनेशन ओनली। भाई सबमिट बटन, फाइनल सबमिशन बटन, कई बच्चा कहता है कि मैं बस एग्जाम देने चले जाऊं और जैसे मैं एग्जामिनेशन हॉल पे पहुंचूं उसके बाद मैं 10 मिनट बैठूं और एग्जाम पे क्लिक करके वापसी आ जाऊं। नहीं, कम से कम मेरे को 1 घंटा बैठना ही पड़ेगा, 1 घंटे बाद ही सबमिट का बटन ऑप्शन खुलेगा। देयर इज नो सेक्शन वाइज टाइमर, टाइमर नहीं लगेगा, जो सेक्शन करना चाहो वो सेक्शन कर सकते हैं। मेरी तरफ से मैंने आपको पूरे अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद
मेरे इंस्टीट्यूट से यही डिमांड है कि भाई ये गलत खरीदा कर दिया, अब जो बच्चा ऑप्ट आउट ले चुका उसका क्या, उसके बारे में सोचो। अब जो बच्चा कहता है कि भाई मुझे दोबारा देना है, तो ऑप्ट आउट वालों के लिए दोबारा स्कीम खोली जाए और ऑप्ट आउट बैक करने का ऑप्शन दिया जाए। मेरी इंस्टीट्यूट से यही रिक्वेस्ट है कि जितनी देर तक आप लेट क्लैरिफिकेशन, 20 दिन 30 दिन बचे एग्जाम को, क्लैरिफिकेशन अब आ रही है। सही है, बहुत सही है। चलिए भाई, जैसे इंस्टीट्यूट कर रहा भाई हमें करना चाहिए भाई। अगर आपको लगता है कोई चेंजमेंट करना चाहिए, इस पे वीडियो बनानी चाहिए, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं मुझे, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। मेरा तो फुली तरीके से सपोर्ट है। जो जो कमेंट आएंगे उस सारी कमेंट पे मैं वीडियो डाल दूंगा। जो जो आपकी डिमांड है मैं सारी डिमांड वीडियो के सामने, वीडियो के तरीके से, वीडियो के माध्यम से लिख दूंगा। ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरा ये यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो डेडिकेटली सीएमए स्टूडेंट्स के लिए बना है। ठीक है जी, धन्यवाद, थैंक यू। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक का बटन दबाइए। थैंक यू वेरी मच।